दिल्ली में आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें फ्री कर रही है। बस फ्री कर देती है, हॉस्पिटल्स फ्री कर दी है, बिजली फ्री कर दी है। कोई फ्री बांट रहा है तो आपकी जेब काट रहा है, क्योंकि वही पैसा जो है आपको। के.वी. सुब्रमण्यन, इंडियन इकोनॉमिस्ट और भारत के सबसे युवा चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जिन्होंने भारत की कोविड इकोनॉमिक पॉलिसी को गाइड किया और देश के लिए नए अपॉर्चुनिटीज और विकास के रास्ते खोले। एक तो जनता बोलती है कि यार हमको कुछ दो, जब सरकार कुछ दे रही है तब आप ये बोल रहे हो कि सरकार ने आपको गरीब से गरीब बनाने की एक स्थिति बना दी है। हाँ, अर्थशास्त्र में सिर्फ दो सिद्धांत हैं। एक, आपका पैसा जो है पेड़ पे नहीं उगता, वो सरकार के लिए भी यही है, क्योंकि पैसा कहाँ से आता है? लोग जब टैक्स देते हैं। करंट गवर्नमेंट के अंदर भी तो हेल्थ केयर को फ्री कर रखा है। गरीब को तो आपने एक सुविधा दे रखी है कि भैया फ्री में आप इलाज कराओ। देखिए, तो यहाँ पे दो चीजें आ गई। आप बारीकी से समझिए। मैंने क्या उदाहरण दिया आपको? मैंने एक IAS ऑफिसर का इंटरव्यू किया था, एक्स IAS ऑफिसर का। एक डिस्कशन में बात निकल के आई थी आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की दोनों पॉलिसी उनके हिसाब से फेल हो गई है। आज की तारीख में जो एप्पल फोन मेरे पास है, जो कि करीब 5-6 साल या 10 साल पहले सारा फोन जो है चीन में बनता था, आज की तारीख में भारत में भी काफी सारे असेंबल होते हैं। किस में बना है? मेक इन इंडिया में बना है। जो कह रहा था कि एक्चुअली फेलियर है, तो इन आंकड़ों को बताओ आप, उसके बाद फिर अब बोले कि वो ये फेलियर है। इंडिया पर एक्सटर्नल डेट $620 बिलियन और इंटरनल डेट 155 लाख करोड़। रुक जाइए यहीं पे। मैं ये सवाल में ही एक्चुअली इसी चीज़ को मैं सुधारना चाहता हूँ। यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए, लोन तो आप लो, चीजें हमको दो मत, और चुकाए हम। मतलब आप लोन ले रहे हैं। चुकाना भी सरकार ही चुकाती है ना। हम टैक्सेस के माध्यम से ज्यादा टैक्स हाई कर दोगे, आप हमसे बहुत पैसा लोगे, हमको गरीब से गरीब बनाए रखोगे। तो इसको मैं, जिस तरह आप कोशिश कर रहे थे, इस कोशिश को तो मैं नाकाम करूंगा। दिल्ली से स्टार्ट करते हैं सर अपन। दिल्ली में आपने देखा होगा स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ें फ्री कर रही है। बस फ्री कर देती है, हॉस्पिटल्स फ्री कर दी है, बिजली फ्री कर दी है, बहुत सारी चीज़ें फ्री कर रही है। तो क्या जब ये इतना सारा सामान आप फ्री कर देते हो, जो कि फ्री नहीं करना चाहिए, तो इससे क्या देश की पूरी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है? हमारे पास लोन ज़्यादा पड़ते हैं। ज़रूर। देखिए, मैं ना एक्चुअली, यदि आप फ्रीबीज में और वेलफेयर जैसे बोलते हैं, इनमें एक अंतर मैं बताना चाहता हूँ। आप इस तरह का उदाहरण दूंगा कि आप मान लीजिए आप मछुआरे हो, ठीक है, आप जाके मच्छी पकड़ के लाते हो, ठीक है। आपने मुझे आज की तारीख में मुझे चलो 2 मच्छी दे दिए, अब जाओ चलो ठीक भैया खा लो, ठीक है। तो उससे कितना दिन चलेगा? एक दिन मैंने, अब भले चले 1 दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, 3 दिन खा लिया, लेकिन आपने यदि मुझे मछली पकड़ना सिखा दिया, तो तब तो मैं आजीवन अपना ही मैं देखभाल कर लूँगा। तो जो फ्रीबीज जो है, जिस तरह की आप खर्च की बात कर रहे हैं, ये मछली बांटने की तरह हुआ, ठीक है। आप लेकिन जब आप जब बांटते हो, जब कोई बांटता है, जब कोई तो करता है, तो एक थोड़ा एक ऊँचे एक स्थिति से, अरे मेरे पास इतना है मैं बांटता हूँ, माई बाप की तरह, उस तरह का एक धारणा। लेकिन जब सब सिखाते हो, तो एक गुरु की तरह आप एक्चुअली एक अलग, वो एक मेरे अनुसार एक बहुत अच्छा भावना जो है, जब आप किसी को सक्षम बनाते हो, तो उसमें जो है वो जो भावना है वो अलग है। जबकि आप किसी फ्रीबीज के रूप में, आप जैसे बिजली फ्री दे दिया आपने, ठीक, यहाँ पे बस के टिकट फ्री दे देते हैं। यहाँ पे अब 5 फ्रीबीज के जो इन्होंने कर रखा है इधर बेंगलुरु में। तो इस तरह की, इससे जो है ये चीज़, इनसे क्षमता नहीं बढ़ती। देखिए, आप यदि मूल रूप में देखें तो अर्थशास्त्र में सिर्फ दो ही सिद्धांत हैं। एक, आपका पैसा जो है पेड़ पे नहीं उगता, सबसे पहला सिद्धांत। वो सरकार के लिए भी यही है कि आपके पास पैसा, क्योंकि पैसा कहाँ से आता है? लोग जब टैक्स देते हैं और आप कंजम्पशन में टैक्स लेते हैं, वहीं से आता है आपका पैसा, ठीक है। या फिर आप उधार भी लेते हो, उधार में, और सरकार उधार लेती है क्योंकि कई बार एक्चुअली आपको पुल बनाने होते हैं, एयरपोर्ट बनाने होते हैं, पोर्ट बनाने होते हैं, तो आपका पैसा यहीं से आ रहा है। आपके पास कोई सोना उगाने का कोई पेड़ नहीं है, सरकार हो तभी। तो ये जो एक ग्रीनी का जो बजट होता है, उसी तरह एक्चुअली इस तरह थोड़ा अंतर है, जिसको मैं बाद में बतलाऊंगा। लेकिन पहला बात समझना, ये हमारे सामान्य व्यक्ति को समझना ये ज़रूरी है कि एक्चुअली कोई सोना उगाने का कोई पेड़ नहीं है किसी सरकार के पास, पैसे का पेड़ नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये, जो आप किस चीज़ पे वो खर्चा करते हो एक्चुअली, कि जो पैसा अपने, क्योंकि आपके पास साधन सीमित है, तो सीमित साधनों से उसका कैसे आप इस्तेमाल करते हो। तो इसमें मैं अपने पिताजी का उदाहरण देता हूँ। तो मैं तो बहुत साधारण परिवार से आता हूँ। हमारे पापा रेलवेज में क्लरिकल ग्रेड में थे। उनके पापा जब 7 साल के थे वो गुजर गए। तो
स्कूल तक ही पढ़ पाए, वो स्कूल कर पाए, उसके बाद फिर लेकिन हमें पढ़ाया। तो जब हमें पढ़ा रहे थे तब उनका वेतन में से करीब मेरे को, मैं क्योंकि मैं बड़ा हूँ, मेरा भाई मुझसे 2 साल छोटा है, तो मुझे इंग्लिश मीडियम में स्कूल में भेजने के लिए महीने में 15 रुपये का फ़ीस देना पड़ता था उनका। और उनका वेतन करीब शायद 60 रुपये का होगा, 60 या 70 रुपये का। तो यानी कि 60-70 रुपये में तो 15 रुपये, वो 15 रुपये वो अपने लिए जूता खरीद सकते थे, अपने लिए कपड़े, अपने लिए खर्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो उनके पास साधन सीमित थे, लेकिन उन सीमित साधनों का किस में इस्तेमाल किया? उन्होंने दूरदर्शी सोच दिखाकर मेरे को एक्चुअली मेरे भाई के पढ़ाई में एक्चुअली इस्तेमाल किया। तो यही सिद्धांत जो है सरकार को भी दिखाना होता है कि जब आप दूरदर्शी कदमों में आप पैसा डालते हो कि हम आपके जो पॉपुलेशन है उसको एक्चुअली अच्छे से समृद्ध बनाने के लिए उसको पढ़ाई में, उसके अच्छे एजुकेशन में डालते हो, उस अच्छा स्वस्थ रहे, क्योंकि जब स्वस्थ रहेगा तभी वो पढ़ पाएगा, तभी आगे बढ़ पाएगा, तभी मेहनत कर पाएगा। स्वास्थ्य में डालते हो तो वो पैसा जो आप एक्चुअली फ्री में दे रहे हो, जो आप जो मछली बांट रहे हो माई बाप की तरह, एक्चुअली जो एक क्षमता बनाने में और क्षमता स्वास्थ्य में, शिक्षा में, जब इसमें डालते हो या फिर रोड में डालते हो, रोड में जब रोड अच्छे बनते हैं तो लोग जो है जो आधा घंटे में जा सकते थे शायद उसको 15 मिनट में वही, और 2 घंटा जो लगता है उसको आधे घंटे में। तो आपको क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए आपको एक जगह से दूसरे के जाना होता है। वैसे ही मान लिया आप पोर्ट अच्छा है, आपका एयरपोर्ट अच्छा है, तो ये सब चीज़ें, इनसे जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। और यदि आप 2500 साल पहले कौटिल्य ने जो चंद्रगुप्त को जो सलाह दी थी, वो आज की तारीख में भी वो एक्चुअली उतना ही उपयोगी है। उन्होंने ये कहा था कि राजन, आपको यदि हमारे अपना जो देश है उसको समृद्ध बनाना है, तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें आपने जो भी रोक टोक डाली हुई है उन रोक टोक को कम करो आप। राइट। यानी कि जितने भी जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं इसमें, कि रिमूव ऑल ऑब्स्टिकल्स टू डूइंग बिजनेस। हाँ, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात उन्होंने 2500 साल में पहले कही, जो वर्ल्ड बैंक ने अभी वर्तमान समय में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक टर्मिनोलॉजी डाला। तो ये जब करते हैं, और ऐसे ही जब आप इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हो, रोड अच्छे बनाते हो या फिर पोर्ट बनाते, इन सब से जो बुनियादी ढांचा जब बनाते हो, तो उस बुनियादी ढांचे से आपका जो आर्थिक गतिविधियां हैं उसमें एक्चुअली और प्रगति आती हैं। तो उससे फिर देश प्रदेश सक्षम होता है और समृद्ध होता है। तो यही चीज़ है। तो मूल बात मैं दोबारा बताता हूँ, जब लोग सरकार राज्यों में हम इन डेमोक्रेसी में तो हम एक्चुअली अपना सरकार चुनते हैं। तो ये जो 2 सिद्धांत हैं इनको याद रखना है कि जो सरकार आपको आपको यदि बांट रही है एक माई बाप की तरह, आपको यदि एक्चुअली एक मछली बांट रही है, तो वो आप ही की जेब काट रही है। ये सबसे अच्छे, यदि बांट रही है तो आपकी जेब काट रही है। क्यों काट रही है? क्योंकि वही पैसा जो है आपको सक्षम बनाने में, आपको अच्छा शिक्षा देने में, आपको अच्छा स्वस्थ बनाने में, आपके लिए रोड वगैरह इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, ये सब चीज़ों में डाल सकते हैं, लेकिन नहीं डाल रहे, तो ये आपको एक्चुअली साफ आपकी जेब काट रही है। तो ये जब सामान्य व्यक्ति जब ये समझ जाए कि मेरे को फ्री भी नहीं चाहिए मुझे, और फ्री भी क्यों ले, एक्चुअली कोई भी जिसको जो खुदगर्ज व्यक्ति है, कोई खुदगर्ज व्यक्ति किसी से क्यों लेगा? ये भी समझे कि जो सरकार का जो पैसा है वो सरकार तो किसी और से ले रही है। तो जब आपको यदि मिल भी रहे हैं तो वो किसी और का ही पैसा है, लेकिन वो पैसा है टैक्स में जो आया, वो पैसा यदि सही चीज़ों में लगे तो बहुत वो हमारे देश के लिए आवश्यक है। क्योंकि हम अभी भी हमारी जीडीपी पर कैपिटा यदि देखें तो हमारा जो है $2,700 करीब है हमारी जीडीपी पर कैपिटा। तो ये सब चीज़ें, एक साधन सीमित होते हैं, चूंकि साधन सीमित होते हैं, उन साधनों का आप इस्तेमाल कैसे करते हो? दूरदर्शी तरीके से इस्तेमाल करते हो क्षमता बनाने में, या कि आप एक्चुअली बांट देते हो माई बाप के एक मतलब ऊंचे केस में माई बाप के रूप में? यदि वो करते हो तो आप बांट रहे हो, तो एक्चुअली आप आपका जेब काट रहे हो। तो सर आप तो इसमें आप सीधा आप ये बोल रहे हैं कि एक तो जनता बोलती है कि यार हमको कुछ दो, जब सरकार कुछ दे रही है तब आप ये बोल रहे हो कि सरकार ने आपको गरीब से गरीब बनाने की एक स्थिति बना दी है। हाँ, ये हमारे देश में ये मॉडल चला, जो सोशलिज्म का जो मॉडल था। सोशलिज्म जो है गरीबी बांटती थी। हाँ,
और इसका मैं इसके आंकड़ों से बताता हूँ। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब हमारी जो जीडीपी पर कैपिटा थी, डॉलर्स में बताता हूँ, तो रुपयों में हमारी 9,000 रुपये थी। और उस तारीख में जो कन्वर्शन था रुपये डॉलर 3.3, यानी कि 3.3 रुपया $1 बनता था। तो आप 9,000 को 3.3 से डिवाइड कर दो तो आपका जीडीपी पर कैपिटा कितना बनता है? 2,730। ठीक है, वहाँ से सोशलिस्ट मॉडल, जो कि आज की तारीख में भी कई ऐसे राजनीतिक मतलब सोच है जो एक्चुअली उसी वैसे ही राजनीतिक सोच रखती हैं, तो ये लोगों को समझना ज़रूरी है। उसके कारण 2,730 से $300 हो गया 1991 में। यानी कि ये जो मॉडल थी जो कि गरीबी बांटती थी, इससे 2,730 से 9 गुना कम होकर $300 बन। तो जो एक इकोनॉमिक सोच है जो कि हमारे कौटिल्य ने जो बताया, या फिर आप दक्षिण भारत में देखें जो तिरुक्कुरल 500 साल पहले, ये यहाँ पे हमारे भारत की सोच ये रही कि आप समृद्धि बनाने के लिए एक्चुअली हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है बहुत अहम है। सोशलिज्म का सोच वैसा नहीं है, और सब कुछ सरकार करे इस तरह का एक सोच रहता है, और प्राइवेट जो एंटरप्राइज होती है उसको उसमें उतना ध्यान नहीं दिया जाता सोशलिज्म में। लेकिन वो भारत का मॉडल रहा नहीं है। भारत का मॉडल यदि आप देखें तो एक्चुअली सोने की चिड़िया जो बताते थे, वो सोने की चिड़िया वो सिर्फ बॉलीवुड की मूवी में दिखाने की बात नहीं है। एंगुस मैडिसन की जो रिसर्च है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की, जिसको मैंने आर्थिक सर्वेक्षण में पहला 2019-20 का जो आर्थिक सर्वेक्षण लिखा था, उसमें पहला चार्ट यही दिखलाया था कि 1 AD से 1750 तक, यानी कि 2000 साल जो बीते हैं, इसमें से करीब 3/4 मतलब 1750 साल भारत सबसे समृद्ध था। और इतनी समृद्धि हमारी एक्चुअली कौटिल्य की सोच और तिरुक्कुरल ऐसे सोच, जो कि आप और प्राइवेट एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाओ, उससे हुई, ना कि सोशलिस्ट मॉडल। सोशलिज्म जो है जर्मनी से आया, यूरोप से आया, और हमने उसको एक्चुअली चिपका दिया हमारे देश में, सोचे बिना कि हमारी डीएनए क्या है। हमारी डीएनए है आप जैसे एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि आप में जुनून होता है, आप में बहुत अच्छी क्रिएटिव सोच होती है, आप लोग अच्छे से सोचते हैं, मेहनत करते हैं एक्चुअली, और बिजनेस खड़ा करते हैं। तो यही हमारी डीएनए रही है। तो सोशलिज्म जो हमारी डीएनए के विपरीत, और इसीलिए हम कहाँ 2 साल, अब जस्ट सोच करके देखिए ना, 2,700 की जीडीपी पर कैपिटा, कोई इकोनॉमिक मॉडल उसको एक्चुअली 9 गुना घटा दे तो कितना खराब मॉडल था वो। और तब से अभी जाके 1991 से अब जाके 2024 में दोबारा हम एक्चुअली उसी स्थिति में पहुंचे हैं। यानी हमने करीब आपके 40 साल जो इसके बाद आज़ाद होने के बाद 40 साल हमने ऐसे ही गंवा दिए एक गलत सोच में। बट सर, अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि करंट गवर्नमेंट के अंदर भी तो हेल्थ केयर को फ्री कर रखा है। आपने बोला कि अभिषेक आप तो जा सकते हो अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में, बट एक गरीब का क्या? तो गरीब को तो आपने एक सुविधा दे रखी है कि भैया फ्री में आप इलाज कराओ। देखिए, तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई। आप बारीकियों से समझिए, ठीक है। मैंने क्या उदाहरण दिया आपको? मैंने उदाहरण दिया कि यदि मैं मछलियाँ बांटूं और आप इसमें आप मछुआरे हो, मैं उदाहरण दिया, आप मछली बांटो, मछली बनाना और मछली पकड़ना सिखाना। जब देश में ये हमें ये भी मानना है कि हम जैसे लोग, अब मैं आपकी भी बात आप कर सकते हैं, मेरी बात मैं करूं, तो मेरा एक सौभाग्य था कि मैं एक ऐसे परिवार में मैं पैदा हुआ जहाँ पे हमारे पिताजी उन्होंने अच्छी शिक्षा दी। लेकिन वो तो मतलब मेरा जहाँ मैं ऐसी जगह पैदा हुआ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक कोई सबको ये अवसर नहीं मिलता है कई बार। तो जब आप एक्चुअली एक सेफ्टी नेट बनाते हो, सेफ्टी नेट जो बनाना है वो एक्चुअली सरकार का काम होता है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सरकार का काम है। तो जब मैं आयुष्मान भारत की बात कर रहा हूँ, आयुष्मान भारत की उससे क्या, आयुष्मान भारत जो है मछली बांटने वाली स्कीम नहीं है। आयुष्मान भारत ये है कि आप जब आप बीमार पड़ते हो तो बीमार, और इस देश में ये स्थिति रही है कि करीब 100 रुपये में से 75 रुपये हर जो, और ये भी हमारे जो गरीब परिवार वो अपने जेब से खर्चा करते थे इसके अपने आप को स्वस्थ रखने, या फिर बीमार पड़ गए तो हेल्थ केयर हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल जाके। तो आयुष्मान भारत जब ये करता है, इंश्योरेंस देता है। इंश्योरेंस तो हर देश में होता है और इंश्योरेंस तो रहना भी चाहिए कि आप जब विपदा में आते हो
तो उस विपदा में आपको एक्चुअली उसमें जो इंश्योरेंस में अभी आप मान लीजिए आप जैसे कार इंश्योरेंस लेते हो या फिर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हो, क्या करता है वो, आप यदि मान लीजिए कि आपकी कार में कोई एक्सीडेंट हो गया तो आपको इंश्योरेंस पेमेंट देता है। वैसे ही आयुष्मान भारत क्या इंश्योरेंस प्रोग्राम है। इंश्योरेंस प्रोग्राम जब परिवार में कोई एक्चुअली अस्वस्थ होता है तो उसको आपको इलाज कराने ले जाना है तो आयुष्मान भारत जो है तब पैसे देता है उसके लिए, ताकि आप उसका सही तरीके से इलाज करा पाओ। तो ये मछली बांटना नहीं हुआ, ये जो है ये वेलफेयर, ये काबिलियत बढ़ाना। क्योंकि स्वस्थ, ऐसे ही देखो और एक और उदाहरण दे स्वच्छ भारत का। और मैं मानता हूँ कि एक्चुअली हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले जो रेड फोर्ट से लाल किले से जो पहले इंडिपेंडेंस डे स्पीच दी थी उसमें इसका बात किया था। तब लोग कई लोग कह रहे थे ये क्या है कि पहले स्पीच में वो भी लाल किले से शौच की बात कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ही अहम है। और इसका यदि आप देखें तो हम जैसे लोग तो चलो हमारे पास घर में बाथरूम होती थी, लेकिन गरीबों के पास ये नहीं होता था। और सबसे ज़्यादा महिलाएं, हमारी महिलाएं आज जो है करीब सुबह 4 बजे उठ के एक्चुअली उनको जाना पड़ता था, क्योंकि जब अभी सवेरा फूटा नहीं है तब सूरज आए नहीं, उससे पहले जाके अपना सुबह का जो वो है कराएं। तो आप सोचिए मतलब कि हमने 75 साल हो गए, या फिर तब तक 2014 तक तो एक्चुअली 65 साल हो गए थे। 65 साल में हमने इतनी सी सबसे आवश्यक जो कि आपको सुबह उठ के आपको शौच जाना है वो भी हमने नहीं दिया था। तो अब और ये सरकार ने क्या, जिसका कि हमने आर्थिक सर्वेक्षण में दिखलाया था, जब आपका पानी जो है शौच के जब वो मतलब उससे अस्वस्थ हो जाता है तो उससे बीमारियां आती हैं, कॉलेरा की बीमारी, मलेरिया की, सब की बीमारियां आती हैं। और जो स्वस्थ भारत ने ये किया जिसके कारण कि आपके ऐसी बीमारियां, इससे जो मृत्यु होती है उसमें काफ़ी कमी हुई है। और बच्चे जो हैं, जो बच्चे 5 साल की अवधि से जिनकी मृत्यु होती थी क्योंकि माँ स्वस्थ नहीं होती थी या फिर माँ, तो वो भी उसमें भी कमी हुई है। और आज की अभी तो एक्चुअली जो मैंने लिखा था उसमें वैसा एक नेचर में एक आर्टिकल आई है, इसको यही चीज़ दर्शाई गई है। तो ये क्या है, ये एक्चुअली मछलियाँ बांटना नहीं हुआ ना, ये तो काबिलियत बनाना हुआ। जब आप किसी इंसान को स्वस्थ बनाते हो, जब वो बीमार पड़ता है तो उसका इलाज के लिए आप उस पर ध्यान देते हो, ये तो काबिलियत बनाना हुआ। तो इसको मैं जिस तरह आप कोशिश कर रहे थे, इस कोशिश को तो मैं नाकाम करूँगा कि ये जो है मछली बांटने वाली स्कीम नहीं है। तो मैंने मुद्दा उठाया इसलिए क्योंकि कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि करंट गवर्नमेंट ने तो फ्री दे रही है, तो वो आपने एकदम उस स्थिति को क्लियर कर दिया कि ये मछलियाँ बांटना नहीं है, ये मछलियाँ बांटना नहीं है। हाँ। और एक और बात, जैसे अभी कमेंट्स में कई लोग ये भी बोलते हैं कि अरे इसके समय अभी तो जैसे 80 करोड़ लोगों को खाना चावल और गेहूँ ये जो है फ्री दी जा रही है। तो इसके लिए भी मैं बतलाता हूँ, क्योंकि इस पे जब मैं सरकार में था, कोविड में हमने इसको शुरू किया था, तब प्रधानमंत्री जी ने इसका अनाउंसमेंट भी किया था। इसको समझें कि 10 साल में आंकड़ों से देखें तो 2012 में जो बहुत ही गरीब जो वो थे, करीब 12.2% हमारे जो परिवार थे या लोग थे वो बहुत ही गरीब थे। ठीक है, 2012 की बात है। 2022 में ये 12.2 से 2.2 पे घट गया है। ये सरकार के आंकड़े, सिर्फ सरकार के आंकड़े नहीं है, ब्रूकिंग इंस्टीट्यूशन की एक रिसर्च स्टडी है जिसमें बतलाया गया है कि 12.2 से 2.2 पे पहुंचा, मतलब कि एकदम बहुत गरीबी जो है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। इस संदर्भ में हम ये जो 80 करोड़ लोगों को जो हम खाना देते हैं इसको समझें, क्योंकि ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में बताया था। और मैं एक्चुअली मैं उनका आभारी हूँ कि ये चीज़ उन्होंने मुझे समझाया। और जो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में गैरी बेकर, एक 1992 में उनको नोबेल प्राइज़ मिली थी, उनसे जो सीखी है, इन दोनों को मेल जोल के जो मैंने प्रधानमंत्री जी से सीखा और जो गैरी बेकर जी से सीखा, उन दोनों को मेल जोल के बता रहा हूँ मैं कि क्या होता है कि एक्चुअली जब आप गरीब होते हो, आप बहुत गरीबी से आप उभर के आए हो, लेकिन अभी भी आप एक्चुअली उतना मतलब एकदम कैपेबल नहीं हुए कि एक छोटा सा शौक आए, कोई बीमार पड़ गया तो आप दोबारा एक्चुअली उसी गरीबी में जा सकते हो। ठीक है, और यहाँ हो सकता है कि आपके मान लीजिए कुछ चोरी हो गई, कुछ सामान चोरी हुआ, दोबारा हो सकता है कि आप फिर वो डेट ट्रैप में पड़ जाओ दोबारा। तो इसीलिए जब कोई उभर के आया है उसको थोड़ी देर और कुछ समय और उसको सपोर्ट करना जो है बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैं गैरी बेकर की उनकी जो सोच है उसको बताता हूँ।
उसमें ये उन्होंने जो बताया मुझे बहुत ही अपीलिंग लगा। ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो गरीब होते हैं उनकी सोच अलग है या फिर हमसे कम काबिल है, कम समर्थ है, ऐसा सामर्थ्य उसमें उनमें कम, ऐसा नहीं है। उनका क्या होता है कि जब आप, यदि आप गरीब हो, अगला आपका खाना कहाँ से आएगा, यदि आप सोच रहे हो तो आपका जो ध्यान है वो आज पे ही रह जाता है, सीमित, दूरदर्शी नहीं बन पाता। यदि आपको पढ़ाई करनी है, बच्चों को पढ़ाई करनी है, उनको सक्षम बनाना है, तो आप सिर्फ आज पे ध्यान देके वो जो है सोच नहीं आ पाती। तो जैसे हम जैसे परिवार जो है, हमारे पापा, उन पापा मम्मी जो देखे तो उनके पास वो साधन थे, भले ही बहुत ज़्यादा ना हो, लेकिन इतने साधन थे कि वो एक्चुअली सोच पाएँ कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो हमारा जो अगली पीढ़ी है वो कैसे काबिल बनेगी, तो दूरदर्शी सोच। लेकिन यदि आपका सारा जो दारमदार जो पूरा मतलब कठिनाई है और जो आप जूझते हो रोज, वो सिर्फ अगला खाना कहाँ से आएगा इस पे रहेगा, तो आप दूरदर्शी सोच कहाँ से लाओगे? तो ये जो है, जब आप इसी में आप जब सोशल सेफ्टी नेट जब बनाते हो कि चलिए आप उभर के आए हो, मैं आपको और कुछ समय और आपको मैं थोड़ा सपोर्ट करता हूँ ताकि आपकी सोच बदले, आप और दूरदर्शी बनो, और दूरदर्शी बन के अपने स्वास्थ्य में आप एक्चुअली आप निवेश करो, अपने स्वास्थ्य में अपने आप को आप काबिल बनाओ, अपने बच्चों की पढ़ाई में आप निवेश करो, तो इससे जो है काबिल बनता है। और ऐसी काबिलियत जब बनती है तब आपके पीढ़ी दर पीढ़ी में एक्चुअली जो है इसमें समृद्धि आती है। तो जिस भारत को की सोच जो है, हमको जो सोशलिज्म, लोगों को गरीबी रखना है ताकि हम जब चुनाव का समय आएगा तब हम एक्चुअली आप 1-2 मछली बांट देंगे और उसके लिए हम वोट लेंगे, ये सोच थी। इस सोच को बदलने के लिए जो हमें लोगों में क्षमता बनानी है और पीढ़ी दर पीढ़ी उनमें क्षमता बनानी है, तो उसके लिए ये जो वेलफेयर स्पेंडिंग है भारत जैसे देश के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो पढ़ा हुआ हूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो को आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछ लेंगे तो बोलेंगे कि टेम्पल ऑफ कैपिटलिज्म बोलते हैं, यानी कि कैपिटलिज्म का मंदिर बताया जाता था, बट अभी शायद बताया जाता है या क्यों। लेकिन वहाँ से पढ़ने के बावजूद जब मैं सोचता हूँ भारत जैसे देश के बारे में, जहाँ की काफ़ी ऐसे परिवार हैं जो अभी भी गरीब हैं और उनको हमें एक्चुअली उनको सपोर्ट करना आवश्यक है, उनमें काबिलियत बनाना आवश्यक है। इसीलिए ये वेलफेयर स्पेंडिंग जो पिछले 10 साल में जो की गई है, ये सराहनीय है मेरे अनुसार, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी। मैंने एक IAS ऑफिसर का इंटरव्यू किया था, एक्स IAS ऑफिसर का। एक डिस्कशन में बात निकल के आई थी, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया, ये दोनों पॉलिसी उनके हिसाब से फेल हो गई है। क्या आपको लगता है कि मतलब इतना सपोर्ट मिला जनता का भी कि वो चाहते हैं कि यार आत्मनिर्भर भारत बने, या फिर अदर करंट दूसरी जो दबाव बना रही जो गवर्नमेंट है वो इसको बिल्कुल निष्क्रिय करना चाहती है? देखिए, मैं तो आंकड़ों से बात करता हूँ। अब बाकी लोग किन आधार पे इसको कहते हैं मेक इन इंडिया फेल हो गया, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आंकड़े बताता हूँ। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देखो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले साल जो है हमारी GDP की ग्रोथ जो है 8.2% थी। राइट, सबसे ठीक है, 8.2% सबसे विश्व में सबसे आगे। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ उसमें 8.2% के वृद्धि दर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है 9.8% पे ग्रो किया। आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, आज की तारीख में ये जो एप्पल फ़ोन मेरे पास है, जो कि करीब 5-6 साल या 10 साल पहले सारा फ़ोन जो है चीन में बनता था, असेंबल होता था वहाँ पे। आज की तारीख में भारत में भी काफ़ी सारे असेंबल होते हैं, ठीक है, काफ़ी सारे फ़ोन। तो ये किस में बना है? मेक इन इंडिया में बना है। तो एक्चुअली तो किस धारणा है, किस बुनियाद पे एक्चुअली लोग कहते हैं कि मेक इन इंडिया फेल हो गई? मेक इन इंडिया में और काम करना है, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक्चुअली इसमें और मेहनत करने की ज़रूरत है और नीतियाँ एक्चुअली अच्छी नीतियाँ लाने की ज़रूरत है। लेकिन आंकड़ों से आप साफ देखें तो ऐसा तो है ही नहीं कि एक्चुअली मेक इन इंडिया फेल हो गई है। हाँ, सिर्फ एप्पल का ही लेते हैं एग्जाम्पल। एप्पल ने जो एक्चुअली निवेश लगाया है, सिर्फ एप्पल के कारण करीब 1.5 लाख रोजगार बना है, सिर्फ एप्पल में ही। और यदि आप उनके जो सब्सिडरीज, उनके जो सप्लायर्स हैं, उनको मिला के देखें तो उनमें और एक 3 लाख रोजगार बना है। तो ये रोजगार जो करीब 4.5 लाख जो रोजगार बना है, तो ये यदि ये 4.5 लाख नौकरियां बनना, इसको यदि जो भी व्यक्ति कह रहा था कि एक्चुअली फेलियर है, तो इन आंकड़ों को बताओ आप, उसके बाद फिर अब बोले कि वो ये फेलियर है।
राइट। एक स्थिति और बन रही है यहाँ पे कि बोला जाता है कि अगर चीज़ें घर में बनेगी तो सस्ती बनेगी, पर फिर भी आईफोन अगर यहाँ पे असेंबल हो रहा है घर में, तो भी सबसे महंगा यहीं मिल रहा है, लोग बाहर से परचेज कर रहे हैं। नहीं, वो आप एक्चुअली आप यहाँ पे ना आप बाकी विषय जोड़ रहे हैं इसको। एक्चुअली आप वो जैसे बोलते हैं कि आप कंपैरिजन कर रहे हो एक सेब में और एक अनार में। जब आप कंपैरिजन करना है आपको एक सेब और दूसरा सेब दोनों लेके एप्पल्स एंड एप्पल्स कंपैरिजन जैसे कहते हैं, तो इसमें आप ये पहली बात तो ये है कि ये सही है कि जब जो कोई चीज़ घर में बनती है तो एक तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। जैसे आप देखो कि आप अचार आप घर में बनाओ, गृहिणी यदि घर में बनाती है, या फिर हमारे दादी माँ नानी माँ वगैरह बनाती थी, हमारी माँ भी बनाती हैं, तो जब आप घर में बनाते हो तो आप कैसा तेल उसमें गिर रहा है, मसाले किस तरह गिर रहे हैं, जो पड़ रहे हैं, वो एक्चुअली आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि किस क्वालिटी की है। लेकिन जब आप बाहर से लेते हो अचार, तो उसमें किस तरह का तेल पड़ा, क्या और कैसा मसाला पड़ा, वो आपको नहीं पता उसकी क्वालिटी। हो सकता है कि वो एक्चुअली गंदा तेल डाले उसमें, तो आपके स्वास्थ्य खराब होगा। तो यही मेक इन इंडिया में भी अभी एक्चुअली कंपोनेंट्स, ये भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि अभी जो है हम इनको असेंबल कर रहे हैं, ठीक है। एक उदाहरण मैं आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर से देता हूँ। जब 1980 के दशक में जब मारुति 800 जब बनने लगा भारत में, तब पूरा कार जो है भारत में नहीं बनता था, सारे कंपोनेंट जो है सुजुकी से आते थे, क्योंकि तब हमारे पास 1980 के दशक में वो काबिलियत थी नहीं कि हम सारे कंपोनेंट्स उनको मैन्युफैक्चर कर पाएँ भारत में ही। तो सारे कंपोनेंट्स बाहर से आते थे और उनको असेंबल किया जाता था, और मारुति 800 जो है या भारत में बिकने लगा भारत में। लेकिन 40 साल का जो अवधि, उसमें धीरे धीरे जो है अब सारे कंपोनेंट्स बनने लगे हैं। अब सारा कार जो है, अब नैनो हुआ या फिर इंडिका, बहुत सारे ऐसे भी कार है, सारा पूरा एक छोटे से छोटा स्क्रू से लेकर सब कुछ भारत में बनता है, ठीक है। तो इसी तरह जो प्रोग्रेस होता है, ये इसी तरह आपको यदि दौड़ना है तो पहले आपको चलना सीखना है। आप ये बोलोगे कि मेरे को चलना नहीं आता, लेकिन आप मुझे दौड़ना बताओ, तो आप मुंह के बल गिरोगे ना। तो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग में भी, सेमीकंडक्टर जब इसकी बात कर रहे हो, अब आज के तारीख में अभी हम कंपोनेंट्स जो है हम इंपोर्ट करते हैं उनको, सारा कंपोनेंट भारत में नहीं बनता है, बस धीरे धीरे एक्चुअली ये भी बनने लगेगा। तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग में जो काबिलियत बनाना, वो ना एक 100 स्टेप्स चढ़ने की 100 जो सीढ़ी चढ़ने की जैसे एक जर्नी है। तो आप बोलोगे कि मैं कूद के 100 में पहुंच जाऊंगा एक साथ, तो ऐसे तो होता नहीं है ना। तो तो असेंबल करना पहला है, वो चलना, उसको आप वो होते होते फिर धीरे धीरे दौड़ने भी लगेंगे। तो जब आप दौड़ने लगोगे, सारा कंपोनेंट जब बनने लगेगा भारत में, तब आप जो कह रहे हो, आपकी जो मांग है कि आईफोन भारत में एक्चुअली बाहर के मुकाबले सस्ता, वो ज़रूर होगा। आज की तारीख तो हम असेंबल कर रहे हैं, थोड़े कंपोनेंट बना रहे हैं। तो आपका सवाल यूँ हुआ कि एक्चुअली आप भाई पहले 5 साल तक तो हमको चलना भी नहीं आता था, आज की दौड़ क्यों नहीं रहे, इस तरह का हुआ ना। ये तो नहीं हो पाता है। मेरे इन सवालों के माध्यम से जितने भी जो लोग अपोज कर रहे हैं ना, उनको एक सीधी बात का जवाब मिल जाएगा आज, क्योंकि सब लोगों के मन में यही है, एक आम जनता भी बहुत अच्छा है, इस तरह का भी यही सोचता। हाँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप यू प्ले द डेविल्स एडवोकेट। तो सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल कमेंट आएंगे, वो हमसे पूछिए, हम एक्चुअली हम आराम से जवाब देंगे उनका। तो सर, आपने बोला कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है, ठीक है, तो मेरे को थोड़ा सी बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाना कि एक कंट्री का पैसा बनता कैसे है। जीडीपी हमारी 3.4 लाख USD डॉलर है करोड़ में। तो एक कंट्री को नोट, मतलब एक कंट्री जो है वो नोट कैसे छापती है, और एक आपके पास 500 रुपये का जो नोट है वो आता कैसे है। हाँ, ये तो खैर आपने इसमें 2-3 विषय जोड़ दिए। 3 विषय जोड़ दिए। पहला, मैं जीडीपी यदि देखें तो जीडीपी एक मतलब एक वो होती है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या कि जीडीपी में कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन यानी कि जो हम मतलब अब गुड्स हुआ, सर्विस, खाना जो खाते हैं, या फिर हम जो कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, या जो कपड़े पहनते हैं, जो भी खरीदते हैं हम उसको, वो कंजम्पशन हुआ, ठीक है। उसके दूसरा जो उसका कंपोनेंट होता है वो है निवेश, जो निवेश करते हैं। तो आपने अभी जैसे ये पॉडकास्ट बनाने के लिए जो आपने जो इक्विपमेंट्स, आपके कैमरा हुए, आपके लाइट्स वगैरह हुए, ये सब जो आपने खरीदा, ये सब आपका निवेश हुआ। आप निवेश किस लिए कर रहे हो? ताकि आप इसको एक नया प्रोडक्ट या फिर सर्विस बना पाओ। तो कंपनियां भी उसी तरह उसी लिए करती हैं। तो निवेश, तो एक कंजम्पशन पहला हुआ, दूसरा निवेश हुआ। तीसरा जो है सरकार जो निवेश करती है, सरकार जो कंजम्पशन करती है। सरकार निवेश किस तरह करती है? अब पोर्ट बनाती है, या फिर
एयरपोर्ट बनाती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और फिर जैसे आयुष्मान भारत में देती है, या फिर एजुकेशन में, और जो सरकारी जो वेतनकार होते हैं उनको जो वेतन देते हैं वो आपका सब मिला के सरकारी खर्च, तीसरा कंपोनेंट वो हो गया। इसके अलावा चौथा जो है उसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि आपका आयात और निर्यात। तो आयात जो करते हो उससे आपका यानी कि इंपोर्ट्स, तो उससे जो आपकी जीडीपी घटती है क्योंकि आप बाहर से खरीद रहे हो उसको, और जो आप निर्यात करते हो, जो आप बाहर मतलब एक्सपोर्ट करते हो, उससे आपकी जीडीपी बढ़ती है। तो यानी कि जीडीपी का फॉर्मूला हुआ कि जीडीपी इक्वल्स कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट, यानी कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, तो यही आपका, तो जीडीपी यहीं से आती है। ठीक है, डन। अब दूसरा सवाल आपने पूछा कि पैसा कहाँ से आता है। पैसा जो है किसी भी देश में जो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी सारे मतलब पैसे का जो होता है, बैंकिंग हुआ, बैंक उसकी जो जिम्मेदारी है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो हमारे पास जो नोट होता है, आप यदि 100 रुपये का नोट यदि आप निकाल के देखोगे तो उसमें क्या लिखा रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के जो गवर्नर है उनका हस्ताक्षर होता है। हाँ, और मैं ये कहता हूँ कि इसमें लिखता है कि जो भी आपके पास ये नोट दे तो उसको 100 रुपये मूल्य का जो भी वस्तु है, जो भी है, उसको दे दे। 100 रुपये का मूल्य है ये, मेरे हस्ताक्षर से मैं इसको एक प्रमाण देता हूँ कि ये 100 रुपये मूल्य का है। ठीक है, तो ये नोट जो है ये आरबीआई छापती है। ठीक है, इसके अलावा पैसा, लेकिन सिर्फ हमारे पास जो पॉकेट में जो मतलब ये होती है उससे नहीं होता। आज की तारीख में तो आपके फ़ोन में भी पैसा है। जब आपका जो आप यदि आप पेटीएम या फिर गूगल पे, ये इसमें पेटीएम गूगल पे हम कहाँ से खर्च कर रहे हैं, हमारे बैंक अकाउंट से खर्च कर रहे हैं। ठीक है, हमारे बैंक अकाउंट में हमारे पास जो डिपॉजिट्स हैं वो भी पैसा हुआ। ठीक है, तो भी एक और, तो ये यदि मूलतः मैं छोटी छोटी बातों में नहीं जा रहा हूँ, मतलब ये यदि करेंसी इन सर्कुलेशन जो कहते हैं एंड डिपॉजिट्स, इन दोनों को मिला के जो है देश में जो पैसा है वो बनता है। ठीक, यानी कि आपके पास जो करेंसी है, जो जेबों में जो पैसे हैं, मतलब 100 रुपये का नोट, 500 रुपये का नोट, 2000 रुपये का नोट है, उन सबको मिला दें सब कुछ, तो वो आपका करेंसी हुआ। और उसके अलावा बैंक में जो सारे देश में सारे बैंक हैं, जिसके मेरे आपके और बाकी सबके जो डिपॉजिट्स हैं, उन सबको मिला लो, तो ये दोनों मिला के आपका देश में जो पैसा है वो बनता है। तो एक कंट्री कितना नोट छाप सकती है, कितना पैसा आप छाप सकती है? तो ये भी ये समझ, जैसे मैंने पहले भी बताया कि पैसा जो है पेड़ पे नहीं उगता। ये लोगों को लगता होगा अरे आरबीआई क्यों नहीं छाप दे, एक्चुअली जितना आरबीआई के पास। अब होगा ये कि आप मैं उदाहरण से बताता हूँ। अब ये पानी का बोतल ले लो, ठीक है, पानी का बोतल, मान लो कि ये पानी का बोतल एक्चुअली 10 बोतल अभी इसमें इकोनॉमी में 10 बोतल है, ठीक है, और हर बोतल की कीमत मान लो 10 रुपये है। ठीक है, तो अभी 100 रुपये लोगों के पास मान लो 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये 10 लोगों के पास 10 रुपये है, एक उसको डिमांड कर सकता है। लेकिन मान लो यही 100 रुपये 200 रुपये हो गया, ठीक है, और पानी की बोतल उतनी ही है, तो मेरे पास और आपके पास सबके पास अभी 2 गुना पैसा है। तो अब क्या होगा कि ये सीमित साधन है, तो इसको अब मैं बोलूँगा कि एक्चुअली मैं तो 11 रुपये देता हूँ, मेरे को दे दो, ठीक है, पानी की बोतल के लिए। आप बोलोगे 11 रुपये, मेरे पास तो 12 रुपये, मैं देता हूँ 12 रुपये, ठीक है, तो क्या होने लगेगा, तो 11 से 12 ये इसकी कीमत जो है बढ़ जाएगी, 20 रुपये जाकर चला जाएगा। यदि बहुत सारे पैसे जो सीमित साधन है उसको खरीदने में एक्चुअली लग जाए तो महंगाई बढ़ेगी ना, राइट। तो इसीलिए यदि आप एक्चुअली बहुत सारा पैसा छापोगे तो उससे महंगाई भी बहुत बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई होगा। तो यही आप इस सिद्धांत को लेकर कोविड को समझें। कोविड के समय में जो एक्चुअली जो बाकी देश ने किया, जो भारत ने नहीं किया, और जिसके कारण भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी सुदृढ़ होकर निकली है। हमने जब सरकार कोविड के समय में हमने पैसा जैसे बाकी देशों ने और भारत ने भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय 2008-9 की जो तब की अवधि थी, तब पैसा ऐसे प्रिंट किया था कि मतलब कल को भूल जाओ, आज की देखो, जो मतलब वो तो दूरदर्शी नहीं है कि आज पैसा चाहिए, चलो प्रिंट करो पैसों। तो क्या हुआ, इन्फ्लेशन आपका ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के समय में 2008 से 2008-9-10 के समय में हर महीने इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट में था। नौकरियां भी नहीं मिल रही थी, नौकरियां वो तो खैर वो अलग है, मैं पहले इसी को समझा एक्चुअली। तो उस समय में इन्फ्लेशन रेट जो है 18 महीने या कि 1.5 साल हर महीने डबल डिजिट में इन्फ्लेशन था।
तो आज की तारीख में ये कई बार क्या होता है कि हम लोग जो है 10 साल पहले जो गुजरा, 12 साल पे वो भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं। मैं तो अर्थशास्त्री हूँ, तो मैं हर चीज़ याद रखता हूँ, मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ। तो ये लोग जो बोलते हैं कि अरे महंगाई बढ़ रही है, हाँ महंगाई बढ़ रही है 5% पे, इन्फ्लेशन जो है वो भी 5% कम में, ठीक है, औसताना। यानी कि पानी का बोतल शायद हो सकता है, यानी पानी का बोतल या फिर जो फ्लास्क है या फिर फ़ोन है, शायद इसका जो महंगाई जो शायद 10% में बढ़ रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद 2% में बढ़ रही है। जब औसताना बनाते हैं तो औसताना 4.5-5% पे इन्फ्लेशन बढ़ रही है। लेकिन एक ऐसा समय गुजरा भारत में जब हमने पैसा ऐसे प्रिंट किया कि कल की भूल जाओ, आज ही के बारे में सोचो, जिसके कारण क्या हुआ, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में, और एक महीना 18% इन्फ्लेशन था। 18%, ठीक है। यही चीज़ आज के कोविड के समय में जो हमारी अमेरिका की इकोनॉमी हुई या फिर जर्मनी, बाकी सब, इन्होंने भी यही किया कि कल को भूल जाओ, आज पैसे प्रिंट करो, जिससे क्या हुआ, उनकी इन्फ्लेशन जो है, जहाँ पे 2% का इन्फ्लेशन होता था, वो जाके 8-8.5% इन्फ्लेशन हुआ उनका। तो भारत ने यहाँ पे एक्चुअली काफ़ी जिम्मेदारी से काम किया। और उस समय में, हालांकि उस समय में काफ़ी लोग बहुत सोशल मीडिया में सबको गाली भी देते, सारे जो इसमें हम लोग सबने काफ़ी गाली खाया है, लेकिन वो तो खैर वो जिम्मेदारी के साथ आती है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उस समय जिम्मेदारी के कारण, काम करने के कारण, और इसमें सबसे ज़्यादा श्रेय जो है मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देना चाहूँगा कि उन्होंने एक्चुअली ये जो है एक मजबूत इसमें और एक मजबूती दिखाई, सोच में मजबूती दिखाई, जिससे कि भारत अच्छी स्थिति में है। तो जब आप पैसा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते। जो यदि आप पैसे मतलब कल को भूल के आज को ही ध्यान दे के प्रिंट करने लगो, तो एक्चुअली सारी चीज़ों की जो महंगाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि साधन आपके पास सीमित है। यदि ऐसा है कि प्रोडक्शन यदि आपका बहुत अच्छा हो रहा है, सप्लाई की, अब यही पानी की बोतल निवेश किया आपने, और एक्चुअली जो 10 बोतल आज मिल रही है, इसको 20 बोतल बना दिए, मान लीजिए 20 बोतल बनने लगे, तब पैसा बनाना जरूर, और पैसा और प्रिंट करना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को खरीदना है एक्चुअली, तो फिर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेंगे। लेकिन यदि साधन आपके उतने जो सीमित साधन जो है वो अच्छी दर पे नहीं बढ़ रहे हैं, और सिर्फ आप पैसे आप बहुत तेज़ बढ़ा रहे हो, तब तो आपकी इन्फ्लेशन होगी। तो सर एक सवाल और बार बार उठ के आता है कि इंडिया पर एक्सटर्नल डेट $620 बिलियन और इंटरनल डेट 155 लाख करोड़। रुक जाइए यहीं पे, मैं ये सवाल में ही एक्चुअली इसी चीज़ को मैं सुधारना चाहता हूँ यहाँ पे। तो एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आपकी जो नेटवर्थ है 100 करोड़ है, ठीक है। मेरी मान लीजिए नेटवर्थ 10 लाख है, ठीक है। अब यदि हम दोनों उधार लेते हैं 10 करोड़ का, ठीक है, तो आप जो है 10 करोड़ यदि उधार लो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपकी नेटवर्थ है 100 करोड़, सिर्फ 10% आप ले रहे हो, तो आप तो वो तो उधार तो आप भर ही सकते हो। बिल्कुल। लेकिन मेरी नेटवर्थ सिर्फ यदि 10 लाख है और मैं जाके 10 करोड़ लोन उधार लूँ, तो मेरा 10 गुना हो गया ना, 10 करोड़ 100 शायद नहीं 100 गुना हो गया, 100 गुना। तो वो तो उधार एक ही अमाउंट उतना ही है, 10 करोड़ आपके लिए भी और मेरे लिए। लेकिन जो आपकी जो नेटवर्थ है उसके अनुपात में देखना जरूरी है। यानी कि सिर्फ आप जो 10 करोड़ उधार है वो बेमतलब है। यदि आप उसको इसके नेटवर्थ के अनुपात में नहीं देखेंगे तो उसमें कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही किसी भी देश की जब आप उसके उधार की भी देखते हैं, क्योंकि मैं ये भी इसलिए मैं बतला रहा हूँ कि कुछ ऐसे सोशल मीडिया में कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने एक्चुअली ये गलत ये डाला कि इतना डॉलर में इतना रुपये में ये हो गया, और उनकी काफ़ी फॉलोइंग भी है। लेकिन ये साफ है कि वो एक्चुअली वो जो नैरेटिव डाल रहे हैं वो तो एक मतलब एक शायद लगता है कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, क्योंकि नैरेटिव जैसे मैं इस उदाहरण से दर्शा रहा हूँ कि यदि आप डॉलर में या फिर रुपए में, यदि रुपयों में या डॉलर में नॉमिनल अमाउंट पे बोलेंगे उसका कोई मतलब ही नहीं है, उसको जीडीपी के अनुपात में बताना पड़ता है। ओके। तो अभी जैसे एक इसी उदाहरण को मैं और आगे ले जाता हूँ। यदि मान लीजिए भारत ने जब 1991 में जब हमारा जो जीडीपी पर कैपिटा था सिर्फ $300 था, यदि हमने एक्चुअली उधार लिया, यदि $300 हर इंसान का, मान लीजिए $300 उधार होता देश के इसमें, तो करीब 100% हर इंसान का जितना जीडीपी पर कैपिटा उतना ही, ठीक है। तो लेकिन आज की तारीख में $300 यदि उधार है तो वो तो काफ़ी कम है ना, क्योंकि $2,700 है हमारा जीडीपी पर कैपिटा, और वो जो $300 है ये पहली बात। दूसरी बात ये कि उधार में, अब इसको भी उदाहरण से समझाता हूँ मैं,
कि यदि आपने उधार लिया कि ताकि आप जाके दारू पियोगे, मान लो इसका सेवन करोगे, तो वो तो गलत हो गया, राइट। या आप उधार लेता है एक्चुअली खाने के लिए, पीने के लिए, वेकेशन में जाने के लिए, तो वो तो गलत उधार हो गया। लेकिन आपने उधार लिया, मान लीजिए आप जाके उधार लेते हैं घर बनाने के लिए, या फिर आप उधार लेते हैं कुछ नया बिजनेस चालू करने के लिए, ठीक है। क्यों उधार लेते हैं? क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है वो निवेश करने के लिए। कंपनी उधार लेती है ताकि फैक्ट्री खड़ा करे, तो उससे जो है यदि प्रोडक्शन बढ़ती है तो अच्छा है। तो जब आप उधार लेते हो उसको निवेश करने के लिए और अच्छा निवेश करने के लिए, तो उसमें उसमें खराबी नहीं है। घर लेने के लिए तो घर खरीदने के लिए हर सामान्य व्यक्ति तो, क्योंकि किसके पास इतना पैसा रहता है कि आप जैसे बैंगलोर में या मुंबई में या हैदराबाद जाके आप सारा अपने ही पैसे से पूरा आप घर खरीद पाओ, नहीं खरीद पाते हो ना। लेकिन जब आपकी मान लो आपकी मासिक वेतन आपकी 1 लाख की है मान लो, और 1 लाख में आपकी EMI है 10,000 रुपये, तो ठीक है वो। लेकिन आप जिसकी वेतन ही मान लीजिए 10,000 है और वो 10,000 का आपका EMI रहेगा, तो वो तो गलत हो गया। तो यानी कि वही 10,000 का जो EMI है उधार के कारण, वो जब आप उसको किसी अनुपात में ना देखो तो वो एकदम गलत है। तो जो जितने सारे पोस्ट मैं देखता था, और जो अप्रैल के महीने में चुनाव से पहले इस तरह की बहुत सारी आई, क्योंकि एक वेस्टेड इंटरेस्ट थी। जो भी पोस्ट ये सिर्फ रुपये में या डॉलर में डालते हैं, GDP के अनुपात में ना डालकर, वो सारा गलत है, राइट। तो फिर अभी कुछ लोग अभी कमेंट करने लग जाएंगे कि लोन तो आप लो, चीजें हमको दो मत, और चुकाए हम। मतलब आप लोन ले रहे हैं, चुकाना भी सरकार ही चुकाती है ना। हाँ, और सरकार उधार लेती है, अब सरकारी तो चुकाती है। बट हम टैक्सेस के माध्यम से ज़्यादा टैक्स हाई कर दोगे आप, हमसे बहुत पैसा लोगे आप, हमको गरीब से गरीब बनाए रखोगे। देखिए ये जो है, इसमें भी मैं बताता हूँ। आप यदि आप इससे पहले मैं आंकड़े दे रहा था, गरीब से गरीब बनाए रखा हो, वो सही नहीं है। क्योंकि जो 12.2% जो गरीबी की जो मतलब आबादी के अनुपात में 2012 में था, 10 साल में वो जाके 2.2% हो गया। तो आंकड़े तो साफ है ना। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ब्रूकिंग इंस्टीट्यूट की स्टडी भी है और अच्छी डेटा इससे। वैसे ही यदि आप देखें, आप हमारा जो पर कैपिटा जो GDP है उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है। कहाँ हम इसमें होते थे $300 में होते थे, और ये 2010 में भी देखो तो उसके मुकाबले में आपकी GDP पर कैपिटा में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो GDP पर कैपिटा वृद्धि हुई है, इसका मतलब हमारी अब आपकी अपनी आमदनी देखो, मेरी आमदनी, किसी और की भी इसकी देखो, तो 2010 में जो आमदनी रही होगी उसके मुकाबले आज तो एक्चुअली ज़्यादा कमा रहा है ना। तो ये तो मतलब जब आंकड़ों पे आप ध्यान दें तो एक्चुअली काफ़ी सारे, कई बार ये मेरे अनुसार एक्चुअली, और लोगों को इससे कुछ लाभ उठाना होता है, इसलिए गरीबों का एक्चुअली झूठ बतला देते हैं, और कई बार एक्चुअली लोग मान जाते हैं। लेकिन मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं सच बतलाऊं, इसमें आंकड़ों का इस्तेमाल करके सच बतलाऊं इसमें। तो मेरा अगला सवाल सर टैक्सेशन सिस्टम को लेके है। ठीक है, अमीर हो जा रहे हैं, गरीब हो जा रहा है। 30% का जो स्लैब है टैक्स पर, 15 लाख के ऊपर वाला, और जो सबसे वेल्दी लोग हैं, जो सबसे करोड़पति है, वो भी उसी स्लैब में आते हैं। तो क्या ये बहुत सही सिस्टम है या नहीं है? देखिए, इसमें इसको भी समझना ज़रूरी है कि आप वही पहले जब आपकी नेटवर्क आपकी आमदनी 100 करोड़ की है, ठीक है, मेरी 10 लाख की है। अब मैं और आप मान लीजिए दोनों हम 30% के इसमें दायरे में आते हैं। आगे तो आप तो 10 करोड़ का जो 10 करोड़ की आमदनी, उसमें से आप 3 करोड़ टैक्स दे रहे हो ना, और मैं सिर्फ 3 लाख टैक्स दे रहा हूँ। तो आप ज़्यादा कमाते हो और आप ज़्यादा टैक्स दे रहे हो ना, कि आप मेरे से, तो यदि उस पर 30% का जो टैक्स रेट रख कर आपको ये आपसे टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा है कि नहीं? तो जो ज़्यादा कमाता है उससे तो टैक्स, वो ज़्यादा टैक्स भरता भी है। तो यहाँ पे भी आप ठीक से समझें कि अभी यदि कोई 10 गुना कमाता है तो 10 गुना से परसेंटेज टैक्स वही रहे तो भी 10 गुना पैसे में, इस रुपये में ज़्यादा टैक्स भरता है ना। हाँ, मतलब कितनी सिंपल सी बात है। मतलब आपने इतनी आसान शब्दों में समझा दी कि लोगों को मतलब पता चल जाएगा कि मतलब सिंपल सा कैलकुलेशन है यार। ये विषय में इसमें मैं बतलाना चाहता हूँ, क्योंकि
हमारे देश में क्योंकि ये सोशलिज्म का एक ईरा गुजरा, जिसके कारण हम ना कई बार जो अच्छा कमाता है उसको बहुत गलत तरीके से देखते हैं, जो उद्योगपति हैं उसको गलत धारणा से देखते हैं। इसीलिए मैं एक्चुअली इसमें टिप्पणी डालना चाहूँगा कि, और मैं अपने जो मैं बचपन के उससे उदाहरण दूंगा अपने बचपन से, कि मैं तो बहुत साधारण परिवार से आता हूँ। जैसे मैं कह रहा था कि हमारे पापा रेलवेज में काम करते थे, लोअर मिडिल क्लास फैमिली। तो कई महीने ऐसे हमारी माँ सारा घर का काम जो खुद ही करती थी, लेकिन कुछ महीने ऐसे होते थे तब हमारे यहाँ पे एक काम करने के लिए एक महिला आती थी, तो वो बर्तन साफ करती थी, ठीक है। तो ये जो महिला आती थी ये सिर्फ हमारे घर में नहीं काम करती थी, 9 और घरों में काम करती थी। यानी कि एक जो महिला जो कि बर्तन मांजने का काम करती है, हमारे जैसे जो लोअर मिडिल क्लास परिवार थे जो कि बहुत ज़्यादा वेल्थ नहीं बना रहे, जो बहुत ज़्यादा पैसे देश में पैसे नहीं बना रहे थे, लोअर मिडिल क्लास, हम जब उस समय हमारे पापा तो क्लर्क इसमें रेलवेज में पहले क्लर्क में, उसके बाद स्टेनोग्राफर के रूप में काम करते थे। हम तो उतना पैसा नहीं बना रहे थे, ठीक है। तो हम एक जो काम करने वाली एक महिला, उसका एक परिवार जो है सिर्फ 10 में 1 भाग नौकरी बना रहे थे, ठीक है। इसके मुकाबले यदि देखें, हमारे यहाँ पे जो सोनार था, जो बिलासपुर में जो सोनार था, वो अच्छा बहुत ही समृद्ध और काफ़ी वेल्दी मतलब था। वो अपने बिजनेस में और अपने घर में मिला के देखो तो करीब 100 लोग काम करते थे उसके यहाँ पे, ठीक है। तो पहला चीज़ ये समझे कि जो लोअर मिडिल क्लास परिवार, जो कि हम तो किसी को रोजगार दे रहे थे, वो भी हम काम करने वाले बर्तन मांजने का, वो भी 10 में 1 भाग, जबकि जो पैसे बना रहा था सोनार जो है वो 100 लोगों को रोजगार दे रहा है, ठीक है। यानी कि करीब 1000 गुना ज़्यादा रोजगार, ठीक है। दूसरी बात, हम वेतन इसमें बर्तन मांजने के लिए जो हम दे रहे थे वो तो बहुत ज़्यादा नहीं था, जबकि जो सोनार के इसमें जो काम कर रहा था उसके और घर पे भी जो काम, उनमें तो वहाँ पे तो उसका वेतन काफ़ी बेहतर, करीब 5-6 गुना कम से कम रहा होगा। यानी कि वो जो उद्योगपति जो कि पैसे अच्छे मतलब समृद्ध था, वो कितना रोजगार बना रहा है, 1000 गुना ज़्यादा रोजगार बना रहा है, 1000 गुना लोगों को एक्चुअली रोजगार दे रहा है, जिससे करीब 1000 गुना परिवार जो है वो अपने जो काम करते हैं उन रोजगार के कारण वो अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, उनको अच्छा खान पान दे पा रहे हैं, अच्छा कपड़े पहनाने के लिए। तो आप सोचो कि एक्चुअली जो उद्योगपति है, और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, और मैं एक्चुअली डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने 1 पैसा किसी उद्योगपति से कभी लिया नहीं है, कभी मैंने कोई कंसल्टिंग की नहीं है, इसलिए मैं डंके के चोट पे बोलूँगा। जो देश के लिए सही है उसको बोलूँगा कि कोई उद्योगपति जो है वो पैसे जब बनाता है तो वो रोजगार देता है। और हमारे देश में आज की तारीख में रोजगार बनाना सबसे अच्छी देश सेवा है, सबसे बड़ी देश सेवा है रोजगार, क्योंकि हमारी जो मतलब आबादी है, जो काफ़ी यंगस्टर्स जो है, उनके लिए रोजगार बहुत आवश्यक है। तो जो उद्योगपति और दूसरा एक बार और सोच के देखो, एक्चुअली जो हमारे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, इंडस्ट्रियलिस्ट X ले लो, इंडस्ट्रियलिस्ट Y ले लो, जिसके पास पैसे मान लो उसके पास 10,000 करोड़ है, वो 10,000 करोड़ क्या उसको एक्चुअली 2000 के नोट में बना के छाप के वो अपने तकिया में घुस के सोता है क्या उसमें? नहीं ना, नहीं ना। तो वो क्या करता है, वो 10,000 करोड़ को कहाँ लगाता है? वो कंपनी में लगाता है, ठीक है। कंपनी जो कि रोजगार बनाती है, रोजगार देती है। तो ये समझे हम उसको, जब आम लोग जब इसको समझेंगे तो ऐसे जो राजनीतिक सोच है, जो उद्योगपतियों का एक्चुअली को खराब सोचती है, तो वो उसको हम समझ पाएंगे, वो हमको एक्चुअली हमको गलत धारणा नहीं बता पाएंगी वो। तो ये दोनों मैं अपने बचपन से बता रहा हूँ। और दूसरा कि लोग यदि ये उद्योगपति रोजगार बनाते हैं, अब उदाहरण से ले लो, स्विगी ले लो आप। अब स्विगी आया, इसके कारण कितने लोग एक्चुअली जो ये करते हैं उनको रोजगार मिला है। अब स्विगी नहीं होता तो ये शायद एक्चुअली क्या करते, मे भी शायद हाउसकीपिंग का काम करते होते, या फिर अपने गांव में होते और उतना कमा नहीं रहे होते, रोजगार नहीं बनता ना। तो वैसे आज क्या, हम बेंगलुरु में इन्फोसिस को ले लें, 1980 के दशक में जब नारायण मूर्ति सर ने और रंजन नीलकनी सर इन्होंने जब बनाया था, तब 6 लोग काम करते थे इस कंपनी में, ठीक है। और आज की तारीख में कितने करोड़ लोग इन्फोसिस में काम करते हैं। तो ये जो कंपनी जो और इन लोग जो एक्चुअली काफ़ी समृद्ध हुए हैं, उससे कितना रोजगार बनाया है। तो ये जो है वेल्थ क्रिएशन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप आम जिंदगी में भी सोचो, आम जिंदगी में यदि हमारे पास एक पूजा करने का घर रहता है,
तो हम वहाँ पे क्या लिखते हैं? हम ये लिखते हैं शुभ लाभ लिखते हैं, है ना? हम ये थोड़ी लिखते हैं कि शुभ हानि, ना कि हम ये लिखते हैं अशुभ लाभ, ये भी नहीं लिखते, हम शुभ लाभ लिखते हैं। तो एक इन्फोसिस जैसी कंपनी हुई या फिर ये जो कंपनियां ये अच्छा काम कर रही है और उससे एक्चुअली अपना लाभ बना रही हैं, तो ये धारणा कि उद्योगपति जो है खराब है, ये धारणा बहुत गलत है। क्योंकि निजी क्षेत्र में देखें तो हर एक जो काम कर रहा है, हर एक जो रोजगार में जो वेतन पा रहा है, वो किसी उद्योगपति ने कोई कंपनी बनाई है, कोई उद्योग लगाया, उसी के कारण उसका रोजगार है, उसी के कारण उसका जो परिवार है वो खा पी रहा है, और उसी के कारण उसके बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन पा रहे हैं। तो ये बात है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे देश में हमारी संस्कृति में रही है कि निजी क्षेत्र को जो है प्रोत्साहन दिया जाए ताकि वो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाए, जिससे कि रोजगार बने, और रोजगार बने जिससे कि समृद्धि आए। अभी कुछ लोग अनोनिमस आईडी से मैसेज करने लग जाएंगे कि जितने भी उद्योगपति है बिना फ्रॉड के उद्योगपति बन ही नहीं सकते। और फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फोटो दिखा के बात करेंगे कि ये ऐसा सीन बन रहा है, आप लोग अमीर हो रहे हो, हम लोगों को गरीब कर रहे हो। नहीं, ये दोनों धारणाएं गलत है। मतलब देखिए, ये मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं किसी इंडस्ट्री उद्योगपति का मैंने नाम नहीं लिया, मैं XYZ बुक करके कह रहा हूँ। और यदि कोई उद्योगपति है जो कि यदि गलत तरीके से बनाता है, तो मेरा तो ये रहता है कि मैं कहूँगा सरकार उस पर एक्चुअली जो है, और इसमें अभी ये भी होता है कि लोग बोलते हैं अरे ईडी के एक्शन आ रहे हैं। अब क्यों आ रहे हैं ईडी के एक्शन? एक्चुअली शायद इसलिए, मैंने डिटेल्स नहीं देखे हैं इनके, लेकिन उन्होंने एक्चुअली यदि गलत तरीके से पैसा बनाया तो ईडी तो जाएगा ही ना जाएगा। वैसे ही इनकम टैक्स भी एक्चुअली आप फोन तो करेगी एक्चुअली। यदि अब जैसे मेरे को और भगवान की तरह, तो मैं तो एक्चुअली वेतन कमाता हूँ, और मेरा 1 रुपया भी इधर उधर का नहीं है, मेरा सही तरीके से हर 1 रुपया सही तरीके से कमाया हुआ है। तो मैं तो निश्चिंत सोता हूँ रात को, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है, मैंने एक पैसा भी गलत तरीके से नहीं कमाया हुआ है। तो अब यदि किसी के पास एक्चुअली आप गलत तरीके से कमाओगे, तो उससे यदि ईडी कॉल आएगी, तो वो तो बात मेरे अनुसार एक्चुअली सही है। ये सिस्टम के लिए कितना खराब है सर? अगर गलत तरीके से पैसा कमाया गया तो सिस्टम के लिए सही नहीं है, खराब? सिस्टम के लिए सही नहीं है एक्चुअली। ये पैसा जो है सही तरीके से, आप देख रहे हैं हेल्दी कंपटीशन की बात की है मैंने। यदि आप पैसे गलत तरीके से कमा रहे हो तो अनहेल्दी कंपटीशन हुआ। तो मैं पैसे कमाने सही तरीके से, जो मैंने उदाहरण दिया, जैसे इन्फोसिस का उदाहरण दिया, इन्फोसिस ने क्या किया, बिजनेस मॉडल अच्छी बिजनेस, बाहर की कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां जो है वो वहाँ पे उतना उनकी जो वेतन थी ज़्यादा थी, वो एक्चुअली आउटसोर्स करना चाहती थी। तो यहाँ पे उन्होंने उनको सर्विसेज दिए, उसमें एक्चुअली अच्छा उसमें रोजगार बनाया, अपने आप को भी समृद्ध बनाया, करोड़पति और मिलियनर वगैरह बने, और रोजगार भी बनाया। तो इसमें तो ये तो सही तरीके से पैसा बनाया हुआ पैसा है, तो इसमें तो कुछ भी खराब नहीं है। तो वैसे ही मैं ये नहीं मानता है, ये ऐसे कुछ उद्योगपति ज़रूर हैं कि जो सही तरीके से पैसे नहीं बनाते, लेकिन ये हमें ध्यान रखना है कि हम सबको एक ही ब्रश से पेंट करें, ये भी सही नहीं है। राइट। कि काफ़ी सारे ऐसे उद्योगपति भी हैं जो सही तरीके से पैसे बनाते हैं, और भारत जैसे और आगे बढ़ता जाएगा, ये मेरा मानना है। और हमें एक्चुअली, और जो है अंपायर जो है, किसी भी कोई खेल होता है, राइट, खेल में अंपायर जो है एक सही हो, निष्पक्ष हो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरकार का ये भी काम होता है कि वो अंपायर का काम करे, ताकि जो प्रतिस्पर्धा हो रही है वह प्रतिस्पर्धा जो है एक सही तरीके की प्रतिस्पर्धा हो, ना कि एक्चुअली अनहेल्दी कंपटीशन। तो उसमें अंपायर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ईडी जैसा हुआ, इनकम टैक्स या फिर एंटी ट्रस्ट, ये सब चीज़ें जो आपकी सेबी हुई और बाकी जो रेगुलेटर्स, ये सब अंपायर का काम करती हैं एक्चुअली उसका, और उनका काम बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये लोग समझें कि एक्चुअली ये सिर्फ बाय द वे ये भी बता दूं, एक्चुअली कोई ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं है जहाँ पे थोड़ा बहुत इधर उधर नहीं होता है। इसके लिए मैं माफ़ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये वास्तविकता है, इसको बतला रहा हूँ कि हर जगह में एक्चुअली आप लोग ये सोचते हैं, लोगों की एक मतलब चकाचौंध से सोचते हैं कि यार अमेरिका तो एकदम पूरा दूध का धुला हुआ होगा। भैया वहाँ पे मैं एक्चुअली 2001 से 2010 तक वहाँ पे रहा हूँ, अभी भी 2022 से 2024 में वहाँ पे रहा हूँ, वहाँ पे रहता हूँ। एक्चुअली भारत वापस आऊँगा मैं, जब ये जो मेरी जिम्मेदारी है ख़त्म होगी, मैं आऊँगा वापस। लेकिन वहाँ पे रह के मैंने उसको वहाँ नहीं, बाकी सारे करीब 40 देश, मैंने सारे जो समृद्ध देश हैं आज की तारीख में, वहाँ गया हूँ मैं। उनको सबको देख के ये अनुभव से बता रहा हूँ कि एक्चुअली वास्तविकता ये है
कि हम लोग कई बार एक्चुअली भारत को बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा हम अंडरमाइन करते हैं कि हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं, नेगेटिव ही बात करते हैं। ऐसा नहीं, हर देश में एक्चुअली जो है बहुत सारे वहाँ पे उनकी भी समस्याएं हैं, और इस तरह की जो मतलब खराब तरीके से पैसा बनाना, यदि वहाँ पे सब कुछ सही तरीके से होता रहता तो वहाँ पे पुलिस क्यों होती, वहाँ पे क्यों इनकम टैक्स, वो भी नहीं होता ना। तो ये भी ये ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। लेकिन सबसे अहम जो मैं इसमें ये एक सीख हमारे लोग लें कि हर उद्योगपति जो है खराब नहीं है, पहली बात। और इसमें ये भी मैं ये बॉलीवुड को भी बताना चाहता हूँ कि कई बार हमारे बॉलीवुड की मूवीज जो है यही बताते हैं हर उद्योगपति खराब है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि काफ़ी सारे अच्छे उद्योगपति भी हैं। ज़रूर ऐसे अब कुछ ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने एक्चुअली उधार लिया, बैंकों से ऋण की भरपाई नहीं की और फिर चले गए लंदन में बैठ के अब एक्चुअली आप बहुत ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो ये तो सही नहीं हुआ। तो इनको जो है, इनको एक्चुअली कानून के अंदर जो भी करना वो करना एकदम सही है, ठीक है। और मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं किनकी ओर संकेत कर रहा हूँ, समझदार को जो इशारा काफ़ी होता है, ठीक है, गैस कर लें। लेकिन तो उनको तो एक्चुअली उनको करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये नहीं है कि एक के कारण सबको हम वैसा ही कहें कि सब ऐसा, वो सही नहीं है, राइट। तो और सबसे ज़्यादा ये समझे कि उद्योगपति जो है रोजगार के लिए और निजी क्षेत्र जो है रोजगार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और आपका किसी भी देश में सरकार जो है ज़्यादा से ज़्यादा 10% रोजगार में उसका ज़्यादा से ज़्यादा योगदान होता है। और बाकी समृद्ध देश देखें तो वहाँ पे जो सरकारी नौकरियाँ होती हैं वो सारे नौकरियों के अनुपात में सरकारी नौकरियाँ कम होती हैं, निजी क्षेत्र की नौकरियाँ ज़्यादा होती हैं। क्योंकि और भारत में भी यदि आप इतिहास में देखें तो इतिहास में ऐसा नहीं होता था कि आप जैसे किसी राजा के इतने कंपनी नहीं होती, निजी क्षेत्र होता था। निजी क्षेत्र जो उद्योगपति होता था वो अपना ट्रेड करता था, सिल्क बनाता था या जो भी वो सब पल्सेस वगैरह उसकी करता था। तो ये सब सीखना ज़रूरी है। और मैं ये इसमें अब कुछ लोग ये भी कमेंट डालेंगे, भैया मैं किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं वास्तविकता बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैंने किसी का नमक नहीं खाया है, मैं नमक खाया है जिस कंपनी के लिए मैंने काम किया है, ISB इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जिनको यहाँ पे मैंने पढ़ा है, उसका नमक खाया है। लेकिन किसी उद्योगपति का नहीं खाया, इसलिए मैं डंके की चोट पे सही बात बता सकता हूँ। राइट। सो इंडिया ना तो कैपिटलिस्ट है और ना ही सोशलिस्ट है। नहीं, इंडिया एक्चुअली मेरे अनुसार तो आज के और आगे बढ़ रहा है। अंग्रेजी में उसको कंपैशनेट कैपिटलिस्ट है। कंपैशन यानी कि एक संवेदना के साथ संवेदनशील कैपिटलिस्ट, या मैं तो धार्मिक कैपिटलिज्म कहूँगा। मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। नहीं, मुझे वो नाम पसंद नहीं है। मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि आप वो मिश्रण जो है, अब अच्छे पानी में आप गंदा पानी मिला दें तो वो मिश्रण थोड़ी कोई नहीं पिएगा ना। तो इसीलिए मुझे मिश्रण जो है वो शब्द मुझे पसंद नहीं है। तो आपने एक नाम बोला धार्मिक, मैंने धार्मिक कैपिटलिज्म कहा। हाँ, धार्मिक कैपिटलिज्म इसलिए कहा कि और धर्म जो है मैं मतलब जिस तरह हम धर्म इस तरह के पूजा पाठ की उस संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ। धर्म यानी कि जो अच्छा काम करो, मतलब एक कर्मयोग के संदर्भ में बता रहा हूँ कि आप अच्छे तरीके से जो कैपिटल यानी कि आप मार्केट्स को और उसको और सुदृढ़ बनाओ ताकि लोगों को जो है काबिलियत बने, जिससे कि प्रतिस्पर्धा हो। यदि आप देखें एक चीज़ एक्चुअली, अभी आप मीडिया इंडस्ट्री को ही ले लो, राइट। 1980 के दशक में आप देखो तो एक दूरदर्शन था और कोई कंपटीशन था नहीं, कोई प्रतिस्पर्धा थी नहीं। तो दूरदर्शन एक्चुअली जो है बहुत आराम से अपने बिंदास चलता था, जो प्रोग्राम आते थे हम देखते थे। तो लेकिन आज की तारीख में इतना कंपटीशन है, त्यारे को कॉम्पीट करना पड़ता है। आपको भी अपने पॉडकास्ट को बढ़ाने के लिए आपको कॉम्पीट करना पड़ता है बाकी लोगों के साथ। जब आप कॉम्पीट करते हो तो आपको अपनी काबिलियत बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ये जो है ये एक मूल सिद्धांत है कि जब आप कंपटीशन बढ़ाते हो तो उससे काबिलियत बढ़ती है। लेकिन इसी में ये दूसरा पहला जो सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि ये जो कंपटीशन, ये हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक 18 साल का जो एक युवक है, एकदम डबरू जवान है, और उसको जाकर 5 साल के बच्चे को आप बिठा दिए तो कंपटीशन नहीं हुआ। तो ये भी दूसरा पहलू है कि तो वो जो 5 साल का जो बच्चा है उसको आप काबिल बनाओ, उसके बाद उसको बोलो अकेले। और ये भी उसको बताते रहो कि तुम्हें जाके
18 साल के डबरू जवान के साथ तुम्हें को मुकाबला करना है, यानी कि तो अपने आप तो मेहनत करो। तो जब आप ऐसा कहते हो तो एक्चुअली मेहनत करता है। और फिर तो ये प्रतिस्पर्धा जो है बहुत अहम है, प्रतिस्पर्धा से काबिलियत बनती है। आप किसी भी देश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लो, जैसे मैं तो IIT JEE क्लियर करके आया था, उसके बाद फिर मैंने कैट भी क्लियर की, फिर GMAT वगैरह दिया। अभी आप देखो तो इसमें एक्चुअली जब प्रतिस्पर्धा होती है तो हमें पता है भाई कि एक्चुअली हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम तो इन एग्जामों को हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो मेहनत हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, हम मेहनत करते हैं, हमारी काबिलियत बनती है। तो ये भी एक बहुत मूल सिद्धांत है। जब आप बांटते हो किसी भी चीज़, मछली बांटते हो तो उसमें तो कोई प्रतिस्पर्धा कंपटीशन तो हुई नहीं, लेकिन जब काबिलियत बनाते हो तो उससे कंपटीशन बढ़ती है और कंपटीशन से एक्चुअली कैपेबिलिटी बनती है। तो ये एक अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांत है, जिनको जो राज्य और जो मैं लोगों से कहूँगा कि इन चीज़ों को समझे कि जब आप कोई फ्री बांट रहा है तो आपकी जेब काट रहा है। कि आप पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेटाइज करने में फेवर में दिखाई देते हैं, इज इट करेक्ट? और ऐसा क्यों? सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही नहीं, देखिए ये यदि आप अपने निजी किसी एक व्यक्ति का उदाहरण लें या फिर कंपनी को लें या देश को भी लें, तो जब आपका जो ग्रोथ है, मतलब रेवेन्यूज़ की जो या फिर जो पैसे बनते हैं या फिर वो दो चीज़ों से बनते हैं। एक आपका निवेश, दूसरा उस निवेश से आप क्या बना रहे हो। जैसे ये आपकी पॉडकास्ट को इसको उदाहरण लें, तो आपने निवेश किया, ये सब चीज़ें खरीदी, ठीक है, ये आपका निवेश हुआ, ये आपका इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन इन सब निवेश करके आप यदि घर में सोते रहोगे तो आपकी तो कोई आप उसको प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर नहीं रहे हो। यानी कि अब कोई और मान लीजिए हफ्ते में 10 पॉडकास्ट करता है और आप हफ्ते में 100 पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आप तो इस निवेश का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो, है कि नहीं? तो ये देखा गया, इसका एक्चुअली काफ़ी सा मैंने काफ़ी आंकड़ों के साथ, एविडेंस के साथ बतलाया है कि कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें, जैसे एयर इंडिया था। अब सरकार का काम जो है इसमें स्वास्थ्य में, हेल्थ केयर, हॉस्पिटल अच्छा बनाना, स्कूल अच्छा बनाना, उसके बाद रोड अच्छा बनाना, एयरपोर्ट, ये सब सरकार का काम है। बिजनेस चलाना जो है सरकार का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो निवेश होती है, ये हमारे हम जो टैक्स देते हैं उसी को तो लगाया गया है। जब ये निजी क्षेत्र में जाता है तो निजी क्षेत्र में जो प्रोडक्टिविटी है, उस निवेश को जो जितना प्रोडक्टिवली उसका इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी बेहतर होता है। राइट। अभी आप देखें, एक्चुअली आपको, अभी मैं एयर इंडिया में ट्रैवल कर रहा था, एयर इंडिया में मैंने फ़र्क देखा है अभी इसमें, और आप एक दो साल में आप देखना किस तरह कितना अच्छा उभर करके आता है। तो वो जो है प्राइवेट सेक्टर में जो है वो प्रोडक्टिविटी पे काफ़ी ध्यान देते हैं। तो सरकार का काम जो है बिजनेस करना नहीं है। सरकार का काम है, जैसे मैं कह रहा था, कि ये सब जो बुनियादी चीज़ें हैं आप पुलिस फोर्स जो है, ताकि लोगों को सुरक्षा देना, ये सब सरकार का काम है। तो प्राइवेटाइजेशन इसलिए महत्वपूर्ण है देश में, क्योंकि निजी क्षेत्र जो है, जो निवेश उस कंपनी में जो निवेश लगा, जितने पैसे लगे हुए हैं वो टैक्स पेयर के लगे हुए हैं, बाकी लोगों के भी पैसे, जो देश का जो पैसा लगा हुआ है वो उसका अच्छा इस्तेमाल हो ताकि देश और समृद्ध बने। इसीलिए मेरा कोई उसमें कोई मैं अपना कोई निजी मतलब उसमें कुछ नहीं है। मैं बस इसको देश के हित में बताता हूँ कि जब प्राइवेट, और आप यदि अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो प्राइवेटाइजेशन हुआ उसको भी आप लेके देखें तो साफ है कि, और मैंने आंकड़े इसमें बतलाए हुए हैं, एक्चुअली लोग जो कहते हैं उसको आंकड़ों के पढ़ें कि जो कंपनी प्राइवेटाइज हुए उनमें कितना रोजगार बना, उनमें कितना इनकी प्रॉफिट कितनी बड़ी उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी कितनी अच्छी बड़ी, उनकी रिटर्न ऑन एसेट्स, ये सारे प्रोडक्टिविटी के मैट्रिक्स हैं। आप देखो ना, आंकड़े देखो, उसके बाद फिर आप आंकड़े देख के बताओ मैं कुछ गलत कह रहा हूँ क्या? कि जो निवेश जो लगी हुई है वो निवेश को एक्चुअली अच्छे देश के हित में यदि सही तरह के इस्तेमाल हो तो वो मैं वही चाहता हूँ। तो उसमें प्राइवेटाइजेशन जो है वो अच्छा है उसके लिए। अब मैं ये नहीं कहता कि अब ये भी है कि जब मैं सरकार में था उसी समय में एक्चुअली BSNL को और सुदृढ़ बनाने के लिए पैसे लगाए गए, और वो उसके मैं हित में था। क्यों? क्योंकि आज के तारीख में जो है डिजिटल इकोनॉमी के लिए आपका जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये एक बुनियादी ढांचा है,
और सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से वो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सरकार ऑपरेट करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 5G जैसे 5G एक्चुअली मान लिया ये टेक्नोलॉजी किसी दुश्मन के हाथ में वो इस्तेमाल करने लगे तो वो तो काफ़ी नुकसान हो सकता है देश को। Right. तो इसीलिए तो जहाँ पे जिसका उसमें देश के हित में है तो मैं तो उसका समर्थन करता हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एयर इंडिया, अब जैसे ये मैं बताता हूँ कि जब एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हुआ सालाना उसमें करीब 25,000-30,000 का लॉस होता था। और 25,000-30,000 रुपये, जैसे मैं पहले बता रहा था कि वो पैसे तो पेड़ में नहीं उग रहे, वो 25,000-30,000 जो कि एक्चुअली वहाँ पे लॉस में, उसको हमने यदि स्वास्थ्य में लगाया तो वो उसका अच्छा इस्तेमाल हुआ ना। तो इसीलिए जो अभी बाकी कंपनियां भी जो कंपनियां एक्चुअली उसको प्राइवेटाइज करेंगे तो उनकी जो प्रॉफिट आएगी, उस प्रॉफिट से जो टैक्स लेगी सरकार, वो प्राइवेटाइजेशन से उसमें जितना उनका जो अभी जो डिविडेंड आ रहा है उससे ज़्यादा होगा। तो आप देश के लिए हित में सोचो कि जब प्राइवेटाइज होगी तो उससे रोजगार बनेंगे, रोजगार से एक्चुअली समृद्धि आएगी, कंपनी जो प्रॉफिट बनाएगी वो लोगों को, वो जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड देगी, उसके अलावा टैक्स भी देगी। आज की तारीख में यानी कि किसी भी कंपनी एक्स ले लो, मान लो कि वो 10,000 करोड़ डिविडेंड दे रही है सरकार को, तो 10,000 करोड़ ऐसी सरकार को जा रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइवेटाइज होगी तो उसमें वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ टैक्स में आएगा सरकार को। इसके अलावा जो एक्चुअली रोजगार बनेगा, रोजगार वेतन से जो लोग टैक्स देंगे और उस कंपनी की जो प्रॉफिट आएगी, उसके अलावा उस जो डिविडेंड जाएगी, वो सब इसके ऊपर आएगा। तो यदि तो आप पैसे क्यों ऐसे एक्चुअली देश के हित में, इंग्लिश में कहते हैं व्हाई लीव मनी ऑन द टेबल। सिर्फ 10,000 करोड़ टैक्स से आ रहा है और प्रॉफिट से आ रहा है, उसके बाद 10,000 टैक्स में भी आएगा, उसके अलावा बाकी डिविडेंड और फिर आपका जो ये इनकम टैक्स है, इसके कारण सैलरी इंडिविजुअल, इस सब से आएगा। देश के हित में ही है ना, तो मैं तो देश के हित में बात करता हूँ। तो सर मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, पॉडकास्ट को अपन एंड करते हैं, जनता का प्यार मिला तो अपन एक और करेंगे बाद में, मौका मिलेगा तो। जरूर। तो मनमोहन सिंह जी भी CAA थे और वो प्राइम मिनिस्टर बने, तो क्या आपको भी लगता है आप उसी जगह पे जा रहे हैं? देखिए, मैं तो बहुत साधारण सा सिद्धांत पे विश्वास करता हूँ। मैं खुद बहुत साधारण परिवार से आता हूँ। हमारे पापा हमेशा भगवत गीता का ये श्लोक देते थे और ये सीख बताते थे, कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। यानी कि मेरा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पे है। और ये सिर्फ ये इस पॉडकास्ट को ही ले लीजिए आप, इसको एक्चुअली हम इसको शूट कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है, इस पे हमारा अधिकार है। लेकिन ये कैसा होगा, इसका बाकी जो ऑडियंस जो है वो किस तरह इसको रिसीव करेगी, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो फल है, उसमें हमारा अधिकार नहीं है। Right. तो सिर्फ कर्म करने का हमारा अधिकार है। तो और दूसरी बात है, जैसे मैं कह रहा था कि मैं तो बहुत साधारण परिवार से आता हूँ। यदि आपने एक्चुअली मुझे 1988-90 में कहीं पूछा होता है कि आप देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार बनोगे, IMF में आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनोगे, मैं तो बोलता कि ये सब क्या होते हैं। तो मैं इतनी दूर पहुंच गया अपने परिवार में, हमारे पापा के उनके मेहनत के कारण। मैं सबसे पहला जो यूनिवर्सिटी में हमारे कुल में से पहले कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गया और मैं यूनिवर्सिटी गया तो यहाँ तक पहुँच गया। यही मेरे लिए बड़ी बात है। बस जहाँ मौका मिलेगा तो सेवा करने में मुझे बहुत अच्छा, मेरा जुनून है। लेकिन ऐसा मेरा कोई गोल नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो और आपका टाइम देने के लिए। काफ़ी अच्छी बातें बताई, काफ़ी अच्छी चीज़ सिखा दी आज आपने, जो मुझे भी नहीं पता थी और मेरी जैसी काफ़ी ऑडियंस होगी जिनको नहीं पता थी, और आपने आज बहुत सारी बातें हमको बता दी। थैंक यू सो मच सर। मैं खुश हूँ कि आप समझ पाए कुछ चीज़ें। धन्यवाद।